बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। ठीक है, भारत के प्रमुख राजपूत कौन कौन से हैं और इनके परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुहिल वंश और इसके प्रतापी शासक के बारे में। तो अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं यू यानी उदयपुर, URCP, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। इन चारों के आसपास का जो एरिया है वो मेवाड़ कहलाता है। ठीक है, और गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में ही शासन किया। आपने बप्पा रावल का नाम सुन रखा होगा, तो वो इसी वंश से संबंधित है। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी राजा गुहिल के नाम पे पड़ा है। ठीक है, गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है, गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक लोग अलग अलग बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन अब्बुल फजल का नाम आपने सुन रखा होगा। अकबर का नवरत्न है वो। और अब्बुल फजल ने कहा है कि ईरान के शासक नो शेखा से संबंधित है। ये गुहिल वंश जो है वो ईरान के शासक हैं, नो शेखा, उससे संबंधित करता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी इनके बारे में बोला। इतिहासकार है इतिहास के, और इतिहासकार के बारे इन्होंने क्या कहा है कि वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। कि गुहिल कौन है, वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है, वल्लभी के शासक। तो कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना। वहीं मोहनोत नैणसी का इतिहासकार है, गोपीनाथ शर्मा का नाम भी आपने सुन रखा होगा। मोहनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा ने इसके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने कहा कि ये गुहिल कोई और नहीं, ये तो ब्राह्मण है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन शुरू किया। 566 ईस्वी के आसपास गुहिलों ने अपना शासन शुरू किया। और गुहिल के बाद मेवाड़ जो है उस पर एक प्रतापी शासक हुआ, उसका नाम था बप्पा रावल। तो अब आप इसको ध्यान से सुनिए कि गुहिल वंश के बारे में सबने अलग अलग अपने मत दिए हैं। उन मतों में सबसे पहले आपने पढ़ा कि ये जो है ईरान के शासक मोहनोत नैणसी से संबंधित है। कोई इस कर्नल जेम्स टोड इसको वल्लभी के शासकों से संबंधित बताता है। तो उसके बाद मोहनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा जो है इसको ब्राह्मण होने के प्रमाण देते हैं। वहीं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उनका मानना है कि 566 ईस्वी के पास गुहिलों ने अपना शासन स्थापित किया और इनका प्रतापी राजा बना। कौन बना? बप्पा रावल। तो आइए सबसे पहले बप्पा रावल के बारे में जानते हैं। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी तक शासन किया है इन्होंने। गुहिल वंश के सबसे प्रतापी राजा हैं ये। आइए सबसे पहले देखिए राज प्रशस्ति। महाराणा राज सिंह के नाम पर जो है राज प्रशस्ति तैयार की गई है। और इस प्रशस्ति के अंदर क्या लिखा है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी, ठीक है, राजा मानमोरी को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। समझ में आया? राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि 734 ईस्वी के पास जो है बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मानमोरी को युद्ध में हराया और इस एरिया को यानी चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। बप्पा की राजधानी इस समय उदयपुर के पास है, नागदा। ठीक है, बप्पा की राजधानी थी नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का यानी लकुलीश का मंदिर बनवाया। तो ध्यान रखना, एकलिंगनाथ का मंदिर बप्पा रावल ने निर्माण करवाया था। ठीक है, एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। क्या थे? एकलिंग जी भगवान महादेव का मंदिर है और ये गुहिल वंश के लोक देवता हैं, कुल देवता हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा रावल को बप्पा क्यों कहते थे इसके बारे में भी हम जानकारी बताएंगे आपको। बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा जो है वो कालभोज की उपाधि थी। इसको बप्पा किसी और ने नहीं बल्कि जनता ने बोलना शुरू किया। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, बप्पा कोई नाम नहीं है यहाँ पर। बप्पा इसलिए है क्योंकि ये जो कालभोज है राजा, शासक, प्रतापी शासक, ये जनता को अपने पुत्र के समान मानता था। ठीक है, और पुत्र के समान मानने के कारण
प्रजा जो थी वो धीरे धीरे इसको पुत्र के समान मानता था, तो ये बाप बन गया, तो बाप को धीरे धीरे बप्पा कहा गया। तो ध्यान रखना, ये इसकी कालभूत की उपाधि थी। वीर विनोद के रचयिता, बहुत महत्वपूर्ण किताब है वीर विनोद, ध्यान रखें। इसके रचनाकार है कविराज श्यामल दास। तो वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, ठीक है, अपितु एक खिताब है, एक उपाधि है। और ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। तो चित्तौड़ के राजा मानमोरी के यहाँ ये सेवा करता था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की, और विदेशियों को सिंध तक जो है बप्पा रावल ने खदेड़ दिया, ठीक है। और उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा रावल ने स्वीकार की, सिंध तक उनको खदेड़ दिया। इसीलिए इतिहासकार CV वैद्य बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल, फ्रांसीसी सेनापति है ये, चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति से करते हैं, ठीक है, जिससे यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को हराया था, इससे करते हैं। समझ में आया? तो अब आपको प्लीज क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, आप ध्यान देना। चार्ल्स मार्टल की उपाधि जो है वो बप्पा रावल को किसने दी? तो चार्ल्स मार्टल की उपाधि जो है CV वैद्य ने दी, क्योंकि चार्ल्स मार्टल सेनापति था फ्रांस में, और उसने यूरोप के सर्वप्रथम मुसलमानों को इस प्रकार से खदेड़ दिया था, हरा दिया था, जिस प्रकार बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मानमोरी राजा पर जब विदेशियों ने आक्रमण किया था तो बप्पा रावल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन सब विदेशियों को खदेड़ दिया था। तो CV वैद्य ने इसे कहा कि ये तो चार्ल्स मार्टिन है। क्या है? चार्ल्स मार्टिल है ये, ठीक है। फिर अगला आता है आपका जेत्र सिंह। अब ये जेत्र सिंह कौन है? 1213 से 1253 तक इसने शासन किया। एक बहुत लंबी पारी खेली है इसने भी, 1213 से 1253। देखिए, गुहिल के ही एक वंशज जेत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो गुहिल से ही एक वंशज है जेत्र सिंह, परमारों से इन्होंने सब परमारों के पास था उस समय चित्तौड़, तो परमारों से चित्तौड़ को छीना और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में एक युद्ध हुआ है, भूताला का युद्ध। किसका युद्ध? 1227 में भूताला का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश का नाम तो आपने सुन रखा होगा। तो दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को इसने हराया। भूताला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के बीच में और जेत्र सिंह के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश को इसने हरा दिया 1227 में भूताला का युद्ध, ठीक है। इसका वर्णन जयसिंह सूरी के, अब हमें ये जानकारी कहाँ मिलती है कि इल्तुतमिश को युद्ध में हराया था जेत्र सिंह ने और भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में? तो इसके बारे में जानकारी हमें जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ है, जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिला। किस में मिला? हमीर मद मर्दन में मिला। और इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। इल्तुतमिश को क्या नाम दिया गया इस ग्रंथ में? हमीर। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा। क्या लिखा? जेत्र सिंह दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेत्र सिंह ही हुआ, और जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। तो ये बात जो है किसने लिखी है? डॉक्टर, इतना मतलब राजपूत राजा, इतना शक्तिशाली राजा था ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने जेत्र सिंह की प्रशंसा की, ठीक है। और यहाँ इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में। फिर देखिए अगला राजा आता है आपका रतन सिंह। तो रतन सिंह का समय है 1302 से 1303। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, आपने नाम सुन रखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत लिख रखा है, इसकी किताब का नाम है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की द्वारा लिखित पद्मावत
में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। ठीक है, फिर देखिए ये बतलाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि हाँ ये सत्य है और अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह, रावल रतन सिंह और उसके दोनों सेनापति गोरा और बादल भी वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ और अमीर खुसरो की किताब का नाम है खजाइन उल फतूह है। तो खजाइन उल फतूह में आक्रमण का वर्णन किया हुआ है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां, अपने अलाउद्दीन का बेटा है खिज्र खां, उसको चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त राजा बना दिया खिज्र खां को, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह जो है वो मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम राजा था। ठीक है, आपने इस पर पिक्चर भी बनी हुई है, फिल्म जो है पद्मावत या पद्मावती, आपने पिक्चर देखी होगी। ठीक है, तो उस पिक्चर में ये सारा जो आपने अभी इतिहास सुना है वो सारा इतिहास उस पिक्चर में दिखाया गया है। तो आप पिक्चर भी देख सकते हैं और अपने इस मैटर को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे। राणा हमीर। अब राणा हमीर का समय है 1328 से 1364 का समय है इसका। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर हैं, सिसोदिया खानदान के हैं ये, और हमीर है। हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब किया? 1326 ईस्वी पर कर लिया था। गुहिल वंश की पुनः स्थापना शुरू कर दी। 1326 लिखा है, यहाँ ध्यान रखें आप। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। क्लियर बात हो गई। सिसोदिया का, हमीर सिसोदा जागीरदार था सिसोदा का, इसलिए उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाने लग गए। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक के रूप में, मेवाड़ का जो उद्धारक है वो कौन है? हमीर को माना गया। ठीक है, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली हुई है। विषम घाटी पंचानन का क्या मतलब होता है? विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश की भांति संज्ञा दी गई है और राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी दी गई है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी इनकी तारीफ की गई है। विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहा गया। ध्यान रखें, हमीर ने सिंगोली यानी बांसवाड़ा के युद्ध में, वैसे तो आपके लिए सिंगोली का युद्ध याद रखना है, सिंगोली जगह जो है वो बांसवाड़ा में आती है। तो हमीर ने सिंगोली यानी बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को युद्ध में हराया। तो हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को युद्ध में हराया। तो ये राणा हमीर हो गए। फिर है राणा लाखा, महाराणा लाखा। इनका समय है 1382 से 1421। तो 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा जो है वो मेवाड़ का शासक बना 1382 में। ठीक है, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह, मारवाड़ के रणमल की जो बहन है हंसाबाई, तो रणमल की बहन हंसाबाई की जो शादी है वो किससे की गई? महाराणा लाखा से की गई। फिर विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। वापस सुनिए, 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना और मेवाड़ के रणमल की बहन है हंसाबाई, उसकी शादी महाराणा लाखा से। तो लाखा की पत्नी कौन है? हंसा। ठीक है, जो कि लाखा के पुत्र हंसाबाई का, रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के बेटे चुंडा से हुआ। तो चुंडा की पत्नी है, चुंडा के साथ होना था। फिक्स किसके साथ हुआ है? रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र
चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। शादी तो लाखा के बेटे चुंडा से होनी थी, मगर चुंडा के साथ नहीं हुई और खुद लाखा से ही हो गई हंसाबाई का विवाह। इस विवाह के साथ ये शर्त थी, शर्त क्या थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का जो पुत्र होगा, जिसे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। आपको समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रही है? इतिहासकारों की स्थिति देखिए, परिस्थितिवश चुंडा के साथ हंसाबाई की शादी होनी थी, लाखा के बेटे चुंडा के साथ में हंसाबाई का विवाह होना था। लेकिन हुआ क्या, परिस्थिति ऐसी हुई कि चुंडा की जगह खुद लाखा को ही इस हंसाबाई से शादी करनी पड़ी। और इसमें एक शर्त और रखी है कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो ही अगला राजा बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। तो ऐसी शर्त के कारण हुआ क्या कि जो आपका चुंडा है उसे राज्य के अधिकार से वंचित रहना पड़ा। चुंडा को, इसलिए चुंडा ने, आपने महाभारत में आपने भीष्म पितामह को सुन रखा होगा। भीष्म पितामह ने जो है अपने पिता के होने वाली संतान को राज्य दिलाने के लिए खुद आजीवन जो है एक शपथ ले ली थी कि वो भीष्म पितामह ही बन के रहेंगे, शादी नहीं करेंगे कभी। सुन रखा होगा आपने। सेम वही स्थिति चुंडा के साथ हुई। चुंडा ने जब हंसाभाई और राणा लाखा की जो संतान थी उसको राज्य अधिकार मिले, इस शर्त पर जब शादी हुई थी, तो चुंडा ने भी आजीवन शादी नहीं करने की कसम खा ली और भीष्म पितामह बनने की, भीष्म पितामह उसको कहा जाता है। तो राजस्थान का भीष्म पितामह कौन है? राजस्थान का भीष्म पितामह चुंडा को कहा गया। राणा लाखा के समय जावर माइंस में चांदी और सीसा, जावर माइंस उदयपुर है, चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ी और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो बंजारा जो है राणा लाखा के लिए बोला जाता है, ध्यान रखें आप। पिछोला झील का निर्माण इसी समय बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। ठीक है, फिर आता है आपका महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 1421 से 1433 तक का इसका समय है ईस्वी का। और मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र है। आपको समझ में आया? लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन है? मोकल। तो मोकल को राज्य अधिकार मिल गया और चुंडा ने आजीवन भीष्म पितामह बनने की, राजस्थान का भीष्म पितामह इसको कहा गया। ठीक है, चुंडा को। तो मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य करा। ये मोकल छोटा था और छोटा होने के कारण जो चुंडा है उसने शासन संभाला और गद्दी पर इसको बिठाया। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई जो है उस पर शक करने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा जो है वो छोटा रहे और राज्य ये हड़प ले, तो संदेह करती थी, इसीलिए चुंडा जो है वो मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? मांडू चला गया। चुंडा अपनी माता हंसाबाई के शक को दूर करने के लिए मेवाड़ को छोड़कर मांडू चला गया। ठीक है, 1433 में 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा नाम की जगह है, जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर इस मोकल की हत्या कर दी। तो दो जने कौन है? चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर, तो यानी मोकल का जो चाचा था, मोकल के चाचा और मेरा दो जने थे, उन्होंने महपा पंवार के साथ मिलकर इस मोकल की हत्या कर दी। ठीक है।